हेडलाइन डालिए, लिखिए। किसी अर्थव्यवस्था में किसी अर्थव्यवस्था में किसी अर्थव्यवस्था में यदि यदि एक निर्णयकर्ता यदि एक निर्णयकर्ता कोई निर्णय लेते हैं कोई निर्णय लेते हैं कोई निर्णय लेते हैं जिनसे जिनसे किसी अन्य व्यक्ति पर जिनसे किसी अन्य व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो माइक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत आता है। वो माइक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए, मैंने उदाहरण से बताया अपने बारे में। एक दूसरी उदाहरण से समझते हैं। एक कोई शॉप की दुकान है, किराने की, किराने शॉप की दुकान है। उनमें उन्होंने मार्केट से, मंडी से सामान लाए जिस रेट में, उस रेट में थोड़ी-सी वृद्धि करके जो अन्य लोगों उनके बगल के आस-पास के शॉप के मालिक जो हैं, उनके कंपैरिज़न में ₹2 ₹5 अधिक दामों पर अगर वो सामान का विक्रय करते हैं, तो ये उनसे ये होगा कि लोग उनके पास अगर एक बार जाएँगे और उन्हें पता होगा कि ये अधिक कीमतों पर हमें सामान दे रहे हैं, तो उनके पास दोबारा नहीं जा पाएँगे और आस-पास के शॉप से वो अपना ज़रूरत का सामान ले लेंगे। तो वो अपना निर्णय अपने शॉप के बारे में किया कि हमें इतनी कीमत रखनी है। तो उनसे क्या होगा? केवल उन पे इफ़ेक्ट पड़ा है, ना कि बाकी लोगों पे। बाकी लोगों पे इफ़ेक्ट इसलिए नहीं पड़ा है, कुछ लोग कहेंगे कि सर एक बार तो उन्होंने पैसे लगाए होंगे, तो ₹2 ₹5 अधिक तो लिए होंगे, ठीक है, वो ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर उन्हें ज़रूरत पड़ेंगे, तो वो दूसरे शॉप से ले लेंगे, ना कि वहाँ जाएँगे। तो यहाँ तो उन पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। तो अगर कोई निर्णयकर्ता अपने बारे में, अपने घर के बारे में, जिनसे किसी अन्य व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, निर्णय करते हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत आता है। ठीक? मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है? इसका परिभाषा लिखिए। मैक्रो इकोनॉमिक हेडलाइन डाल के लिखिए। जब किसी अर्थव्यवस्था में जब किसी अर्थव्यवस्था में जब किसी अर्थव्यवस्था में कोई कोई निर्णयकर्ता निर्णय लेते हैं निर्णय लेते हैं और और उनके निर्णय से अन्य लोगों पर प्रभाव पड़ता है अन्य लोगों पर प्रभाव पड़ता है वो मैक्रो इकोनॉमिक सॉरी वो मैक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत आता है वो मैक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए भारत सरकार निर्णय लेंगे कि हमें जीएसटी को बदलना है। इनसे क्या होगा? पूरे भारत के लोगों पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर आरबीआई बैंक के मामले में कोई निर्णय लेंगे, बैंक में हमें ये पॉलिसी लागू करनी है या ये पॉलिसी खत्म होगी, ये क्या होगा? पूरे भारत के बैंकों पर वो निर्णय लागू होंगे और भारत के बैंकों के अंतर्गत जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोगों के अकाउंट हैं, खाते हैं, उन सब पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये आएँगे मैक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत। ठीक? उम्मीद है कि मैक्रो इकोनॉमिक दोनों टर्म आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया, तो फिर कोई बात नहीं, आप दोबारा से हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक? ये 3 टर्म मैंने समझाया, एक तो इकोनॉमिक्स, दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक, तीसरा मैक्रो इकोनॉमिक। तीनों टर्म आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। फिर भी एक बार मैं दोस्त एक बात बता रहा हूँ कि हर टॉपिक को आप बारीकी से पढ़िए, एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, ये हमारी दावा है।
चलिए दोस्तों, दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी क्या होता है? जीडीपी, इस बात को समझते हैं, फिर जीएनपी, फिर एनएनपी, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि नेशनल इनकम क्या है, नेट इनकम क्या है। ठीक। जीडीपी, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। लिखिए जीडीपी, जीडीपी के बाद कोस्ट में लिखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। देखिए दोस्तों, इस टर्म को समझिए, जीडीपी आखिर होता क्या है। जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था में, जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत, एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत समस्त उत्पाद और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक मूल्य मतलब बाजार मूल्य के कीमतों को, मौद्रिक मूल्यों को, बाजार मूल्य के कीमतों को जीडीपी कहते हैं। उदाहरण से बातें स्पष्ट करते हैं हम। पहले परिभाषा लिख लीजिए, उसके बाद उदाहरण से बातें स्पष्ट करेंगे। लिखिए, किसी देश की सीमा के अंतर्गत, किसी देश की सीमा के अंतर्गत, किसी देश की सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की सीमा के अंतर्गत